भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से अपना टारगेट चूज कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। और इस बीच ही नौसेना ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरब सागर में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और ये युद्ध अभ्यास 3 मई तक चलेगा। लेकिन इस बीच भारत के युद्ध अभ्यास को देखते हुए पाकिस्तानी नौसेना भी अब हरकत में आ गई है। उसने भी अब 2 मई तक अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब दोनों सेना अरब सागर में महज 85 नॉटिकल माइल्स यानी किलोमीटर में आप देखें तो करीब 150 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं और एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ही इस वक्त लाइव फायरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। Building partnerships across the cohesive, safeguarding national maritime interest, anytime, anywhere, anyhow. Even today, service to the nation and readiness in the face of newly emergent, traditional and non-traditional. और हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष, जिस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर है, उस दौरान अगर इंडियन नेवी एक्सरसाइज करती है तो इसके क्या मायने हैं? अमित, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय नौसेना अपनी पावर के साथ, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी सक्षमता के साथ जो समुद्री सीमा है जिसे EEZ कहते हैं, दरअसल उस जगह को डोमिनेट करते हुए इस समय ये एक्सरसाइज कर रही है। और ये 4 अलग अलग लोकेशंस पे जो कि करीबन 85 नॉटिकल माइल्स के पीछे है, कुल मिला के करीबन 750 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री पाकिस्तान और भारत के बीच की लगती है, जिसे EEZ कहते हैं। शुरुआत हुई थी विक्रांत के डिप्लॉयमेंट से। जैसे ही विक्रांत अरेबियन सी में गया, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान को लगने लगा कि कराची में कहीं अटैक ना हो जाए 1971 की तरह। इसीलिए जो अपने सरगोदा से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को उसने ग्वादर के एयरबेस पे रखा ताकि सदर्न रीजन में इस पूरे एरिया को वो कवर अप कर सके। और फिर उसके बाद भारतीय नौसेना की ये एक्सरसाइज, जिसमें भारतीय नौसेना के जो फ्रिगेट हैं, उसके अलावा जो वॉरशिप्स हैं, उसके अलावा जो बाकी एसेट्स हैं, इसके साथ साथ जो P-8 आई सर्विलांस के तौर पर है, MiG-29K जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो सब एक साथ एक्सरसाइज करेंगे और फायरिंग एक्सरसाइज के साथ साथ एयर डोमिनेंस और जो सी डोमिनेंस है वो करेंगे। तो इससे पाकिस्तान बिल्कुल घबराया हुआ है। ये पहला मौका होगा जब आमने सामने दोनों देश एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान खौफ से कर रहा है और भारतीय नौसेना अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हुए ये एक्सरसाइज या अभ्यास करेगी। अमित जी, और शायद यही डर है जो पाकिस्तान को भी खूब समझ में आता है। अगर नेवी की बात की जाए तो पाकिस्तान के करीब उनके पास 120-122 युद्धपोत हैं और भारत के पास तो करीब 200-250 से भी ज्यादा इस वक्त जहाज मौजूद है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, वो भी 2-2। तो ऐसे में पाकिस्तान डरेगा क्यों नहीं? अब देख लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है, उनके सलाहकार हैं राना सनाउल्लाह। उन्होंने तो जंग से पहले ही हार मान ली है। अब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर जंग होती है तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जो ताकत है पाकिस्तान से 1-2 गुनी नहीं बल्कि 5 गुनी ज्यादा है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार जब ये मान रहे हैं कि 1-2 गुनी नहीं बल्कि 5 गुना ज्यादा ताकतवर है भारत, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है आपको स्ट्रैटेजी की। और प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान में एक बड़ा कदम उठाया गया और पाकिस्तान में ISI चीफ को, आसिफ मलिक को NSA अब नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि वो ISI के चीफ तो होंगे, साथ में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आ गए हैं। अब पाकिस्तान में जो पद है 2022 से खाली पड़ा था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जरूरत पड़ी है। इस बीच आपको बता दें कि ये जो फैसला आया है वो ठीक भारत के एक बड़े फैसले के बाद आया है। भारत ने अपने NSAB यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया और उसमें एक्स रॉ चीफ को
चेयरमैन बनाया गया है आलोक जोशी को। तो इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत ने जो कदम उठाया तो पाकिस्तान में भी उसका एक असर दिखा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आईएसआई चीफ को एनएसए का पद देना ये तो साफ बता रहा है कि इस वक्त उन्हें ज्यादा जो भरोसा अपनी फौज से ज्यादा आईएसआई पर है। अमित, उसकी वजह है जनरल आसिम मुनीर के काफी क्लोजेड हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जनरल आसिम मुनीर का जो बिजनेस पूरा एम्पायर है उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका है और इसी वजह से ये उनके काफी ज्यादा भरोसेमंद समझे जाते हैं और इनको क्लोजेड के तौर पर रखा गया, इसीलिए आईएसआई का पद दिया। लेकिन आप ये समझिए कि इस समय की ये बौखलाहट है, उसकी वजह यह है कि पिछले 7 दिनों से जनरल आसिम मुनीर का कोई भी अता पता नहीं है, वो कहां पर हैं, किधर हैं, क्या अंडरग्राउंड बंकर्स में हैं, अपनी फैमिली को बाहर भेज चुके हैं। तो ये एक सिंबॉलिक तौर पे कि अब उनके फ्रंट फेस के तौर पर डीजी आईएसआई जो कि इस नापाक हरकत के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ मिलकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पे उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं और ये भारतीय सेना और भारतीय फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को बिल्कुल पता है। अब आप ये समझ लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भारतीय जो भारत का है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, ट्राई सर्विसेज के साथ एक्स रॉ चीफ उसमें हैं। तो ये एक तरीके से भारत की और शक्ति को दर्शाता है और वही ये बताता है कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से लचर हालत में है। जी, तो जैसा कि मनीष आप बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो पाकिस्तानी फौज है वो भारत की फौज का सीधा सामना नहीं कर सकती, इसलिए आईएसआई यानी कि खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो स्ट्राइक करना चाहती है, गुरिल्ला युद्ध करना चाहती है, आतंकवादियों को इस्तेमाल करना चाहती है। खुलकर सामने की लड़ाई लड़ने के ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में ना दिखते हैं, ना ही उनके अंदर ये कुव्वत अब नजर आती है। इस बीच भारत ने भी डिजिटल स्ट्राइक करना शुरू किया है, क्योंकि भारत के ऊपर साइबर अटैक हुए थे, जिसके बाद भारत ने अब पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू किया है और उसी के मद्देनजर आईएसपीआर के हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन का ये हैंडल है जिसको भारत में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके जरिए भारत के अंदर कहीं ना कहीं गलत खबरें फैलाई जा रही थी, प्लांट की जा रही थी, प्रोपागेंडा चलाया जा रहा था, जिसके चलते ये बड़ा फैसला ये लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से जो फैसले लिए जा रहे हैं और उनके ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके मद्देनजर पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ उसका असर देखने को मिला है, बल्कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से इस लिहाज से अपने काम कर रहा है कि भारत क्या फैसले ले रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए लगातार भारत की ओर देखता है। भारत की ओर देखने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब अमेरिका की याद आई है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमें भारत के प्रकोप से बचाइए, भारत कोई बड़ा कदम ना उठाए, ये आप भारत को समझाइए, क्योंकि जिस तरह से भारत कड़े कदम उठा रहा है उसकी सबसे बड़ी बानगी देखने को मिली जब सिंधु जल समझौता खत्म किया गया, जिसके चलते पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के ऊपर अब पानी की किल्लत, प्यासा मरने की नौबत आ रही है। और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका आके मध्यस्थता करे। जो पाकिस्तान की हालत है, जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत ने पूरा ऑपरेशन चला के रखा है, आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, पाकिस्तान में इसको लेकर खौफ है। आखिरकार ऐसा क्या इस घाटी में इस वक्त हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है पहलगाम आतंकी हमले से पहले? देखिए अमित, पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग दिख रही है और लोग चाहते हैं कि इस हमले का बदला लेना चाहिए। ये कश्मीर के हर ज़बान पर जो है बस एक ही लफ्ज़ है कि ये जो हमला पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ है, निहत्थे लोगों पर हुआ है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है भारत सरकार को। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कश्मीर में पहली बार लोग सड़कों पर निकले, मिलिटेंटों के इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि लाल चौक में पाकिस्तान के खिलाफ काले झंडे लहराए गए। जो लाल चौक कभी हिंसा, पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों का गढ़ माना जाता था, अलगाववादी नेताओं का एक मरकज़ बना हुआ था, वहाँ से ये आवाज़ आई कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई को देखते हुए जो पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे हैं उसी आधार पर ये इस ऑपरेशन में भी अब तेज़ी लाई गई है। साउथ कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती है।
करीबन 3,500 लोगों को अब तक डिटेन किया जी। गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक्शन चल रहा और है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, और पाकिस्तान को लगता है कि उसकी आंच अब पाकिस्तान के अंदर तक हो सकती है, और यही वजह है कि लगातार उसने अमेरिका के सामने ये गुहार लगाई है कि भारत को कोई बड़ा कदम उठाने से रोका जाए। लेकिन इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है, क्योंकि कल विदेश मंत्री जयशंकर से मार्को रूबियो की बात हुई थी और इस दौरान मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम के जो आतंकी जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनके लिए इंसाफ होना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि आप इसकी निंदा कीजिए और भारत की मदद कीजिए इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है डार साहब, वो अब भी अपने उसी रिकॉर्ड में अटके हुए हैं। लगातार वो यही कह रहे हैं कि भारत के ऊपर अगर भारत ने कोई बड़ा हमला किया तो न्यूक्लियर हमला हो सकता है, हम न्यूक्लियर पावर है। लगातार ये गीदड़ भपकी दी जा रही है